छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान शनिवार को कर दिया। लंबे समय से छात्रों को नतीजों का इंतजार था और उनका रिजल्ट सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने रिजल्ट को जारी किया। स्टूडेंट्स रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या cg.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2022 नाम वाले लिंक को क्लिक करें। इसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। इसके साथ ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। इस बार छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित हुई थी। परीक्षा में करीब 6,73,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 10वीं में 3,80,000 जबकि 12वीं में 2,93,000 छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 2 मार्च से 30 मार्च तक किया गया था। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं क्लास में टॉप करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को फ्री में हेलीकॉप्टर पर घूमने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार कोरोना संकट के बीच छात्रों और शिक्षकों के लिए गाइडलाइंस लागू की गई थी। सेंटर पर गाइडलाइंस के बीच छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। रूस यूक्रेन के बीच दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में काफ़ी तेजी आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को देखते हुए ये फैसला लिया। डीजीएफटी ने कहा कि गेहूं के निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही ये भी साफ किया कि सरकार ने देश में खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और ज़रूरतमंद पड़ोसी देशों खासकर श्रीलंका संकट को देखते हुए भी ये फैसला लिया है। मतलब कि भारत सरकार दूसरे देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी अधिसूचना में डीजीएफटी ने प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की। देश भर में पिछले काफ़ी लंबे समय से खाद्य सामग्री के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे होते जा रहे हैं। खाद्य तेल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, जबकि गेहूं आटे के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले आटे की कीमत करीब 13% बढ़ गई है। खुदरा बाजार में अब आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। खुदरा बाजारों में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32.91 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में तकरीबन 13% अधिक है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में कहा गया कि भारत पड़ोसी देशों और दूसरे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, खास करके उन देशों को जहां ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में आए अचानक इस बदलाव का विपरीत असर हुआ और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति तक उनकी पहुंच संभव नहीं है। देश में चल रहा भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने हिंदी भाषा पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका बयान उत्तरी राज्यों में नौकरियों की कमी के संदर्भ में था। एएनआई के मुताबिक मंत्री पोनमुडी ने कहा कि उत्तर के लोग यहां आते हैं और काम करते हैं क्योंकि उत्तरी राज्यों में कोई रोजगार नहीं है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कहा था कि भाषा के रूप में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी अधिक मूल्यवान है। हिंदी भाषा का मजाक बनाने की कोशिश करते हुए कहा था कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेच रहे हैं। मंत्री के पोनमुडी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 2 भाषाओं के फॉर्मूले की अपनी नीति को जारी रखेगी। पोनमुडी ने कथित तौर पर हिंदी थोपने के प्रयास की आलोचना भी की। साथ ही सवाल उठाया कि हिंदी भाषा सीखने से क्या रोजगार मिलेगा। पोनमुडी के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी भाषा का सम्मान करता हूं और संसद में भी बोलता हूं। पूरा देश समझता है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से एक देश, एक विधान, एक भाषा बनाने का अनुरोध करता हूं। सभी को भाषा का सम्मान करना चाहिए। मैं खुद हमेशा हिंदी भाषा का सम्मान करती है। मेरी पार्टी जब भी मुझे मौका मिलता है सदन में, मैं मेरी बात हिंदी में रखना चाहता हूं, क्योंकि देश सुने मैं क्या बोलना चाहता हूं। देश की भाषा है, पूरे देश में एकमात्र भाषा को जो मान्यता है, पूरे देश में जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा है।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो तो पूरे देश और पूरे विश्व में छा गई है। तो किसी भी भाषा का इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा, एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान और एक भाषा होनी चाहिए। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने हिंदी पर टिप्पणी भारतीयार विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह के दौरान की, जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। राज्यपाल RN रवि ने हिंदी थोपने के पोनमुडी के दावों का खंडन किया और तमिलनाडु की समृद्धि को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु और अन्य जगह पर कोई भाषा थोप रही है। मुझे लगता है कि यह सच्चाई से बिल्कुल परे है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में नई शिक्षा नीति का पूरा जोर मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन पर है। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषा को राज्य व न्यायपालिका की भाषा बनाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं उन्हें उसी भाषा में न्याय मिलना चाहिए जो वो समझते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण के शिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सरकार भी घटना को लेकर एक्शन में है। इस घटना को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ बैठक की। गुना में हुई ये घटना सांगा बरखेड़ा गांव की है। ये गांव आरोन पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ शिकारी हिरणों का शिकार करने आए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर गई। चारों ओर से पुलिस से घिरता देख शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। ये घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जहां शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में SI राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ। पुलिस अधीक्षक से, DGP से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, SI नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिसकर्मियों को नजदीक से गोली मारी गई। घटना स्थल से हिरणों के 4 सिर, जबकि 2 हिरण ऐसे मिले हैं जिनके सिर नहीं है। एक मोर का भी शव बरामद हुआ। जिले के वरिष्ठ पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए। बहरहाल अब पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार यानी कि 14 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों में कल के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते कल यानी कि शुक्रवार को जहां देश में 2841 नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2858 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 11 मरीज कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,31,19,112 हो गई है। 11 लोगों की कोरोना से मौत होने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,201 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। सटीक आंकड़ों की बात करें तो अभी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 18,096 है। कोरोना एक्टिव केस दर 0.04% पर चल रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 3,355 लोगों की कोरोना वायरस से रिकवरी हुई है। इसके साथ देश में कोरोना से कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,25,76,815 हो गई है। कोविड का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.59% पर है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही थी। इसके चलते देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है और इसकी वजह देश में जारी टीकाकरण है। इस वक्त देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक देने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं देश भर में कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 1,91,15,90,370 लोगों को खुराक दी जा चुकी है। लेकिन इसी के साथ तमाम राज्यों की सरकारें लोगों को कोरोना दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह भी दे रही हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही से बड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।